हमारा आज का विषय आस्थमा पे है। आस्थमेटिक पेशेंट के बारे में होम्योपैथिकली हम कैसे अच्छे से समझेंगे, आज का हमारा यही विषय है। और इस विषय को हम पूरा विस्तार दें उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर श्रेया। सर, तो हम जानेंगे कि अस्थमा क्या है, अस्थमा होता क्या है और किसी पेशेंट में हम कैसे पहचानेंगे कि उसको अस्थमा ही है। सर, आप इसको बताएं। थैंक यू। अस्थमा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्रमुख बीमारी के तौर पे है। इसमें जो हमारे एयर पैसेजेस हैं, खास करके ट्रेकिया, ब्रोंकस और इवन एल्वियोलर सैक्स तक, इसमें कंजेशंस होते हैं। इसके कारण बहुत कुछ हो सकते हैं और इडियोपैथिक कॉज भी है जो अननोन कॉज के रूप में रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम कंफर्टेबल ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि आराम पूर्वक अगर हमारा ब्रीथ नहीं हो रहा है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो हम उसको अस्थमा की श्रेणी में रखते हैं। चूंकि ब्रीथलेसनेस अन्य भी कारणों में है, जैसे निमोनिया के भी केसेस में है, ट्यूबरकुलोसिस के भी केसेस में है, हार्ट के भी केसेस में है, गैस, अगर बॉर्बोरिग्मी का कंडीशन है, पूरा ब्लॉटेड एब्डोमेन है, तो उस समय भी हम देखते हैं कि शॉर्ट ब्रीथ हो जाती है। इवन नर्वसनेस हो, रेस्टलेसनेस हो या अन्य पैनिक सिचुएशन, साइको सोमैटिक डिसऑर्डर्स के भी कंडीशंस में हम ब्रीथलेसनेस को देखते हैं। सर, जैसे होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अस्थमा क्या है और इसका मियाज्मेटिक इंटरप्रिटेशन करिए। देखिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में चूंकि ये साइन सिम्टम्स और ब्रीथलेसनेस, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, रैटलिंग साउंड, इम्प्रॉपर ब्रीदिंग, ये सारी चीजों को वो लेके अपने एक कॉन्सेप्ट पे उसको डिफाइन करते हैं। लेकिन होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम अस्थमा को मैन टू मैन, इवन इंडिविजुअल कैरेक्टर में भी हम इसको डिफाइन करने लगते हैं। और यही वजह है कि होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इन केसेस को देखते हैं तो इसके सिम्टम्स, सिम्टोमेटोलॉजी भी चेंज पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बहुत सारे पेशेंट को देखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग में जब हम जाते हैं, जैसे अगर हम सीपिया पेशेंट को देखें, सीपिया पेशेंट में हम देखते हैं कि पेशेंट फील्स बेटर, हिज आस्थमा इज गोइंग टू बी बेटर व्हेन शी इज डांसिंग। अब अगर व्यवहारिक तौर पे अगर हम ये बात करें तो ये बात कहीं भी सटीक नहीं बैठती है, क्योंकि ब्रीथलेसनेस मूवमेंट से, दौड़ने से या फिजिकल वर्क करने से, सीढ़ी चढ़ने से बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसे उसको ब्रीथलेसनेस रहती है, लेकिन व्हेन शी स्टार्ट डांसिंग शी फील्स बेटर। ये ब्यूटी सिर्फ होम्योपैथी में ही देखने को मिलेगी। इस तरह के डिफिनीशन, ऐसे ही काली काप का पेशेंट है, व्हेन पेशेंट रॉक्स, यानी रॉकिंग चेयर पे वो और जब ड्विल करता है तो उस कंडीशन में देखते हैं कि उसको बेटर फील होता है। ऐसे ही मेडोरिनम का पेशेंट है, मुंह खोल के जीभ बाहर निकाल के कुत्ते की तरह करके और खूब तेज से सांस लेता है और उस समय वो बेटर फील करता है। तो सबसे बड़ी चीज जो तीनों मियाज में है और इवन कॉम्प्लेक्स मियाज में, इसका बड़ा रोल होता है। और
सिम्टोमेटोलॉजी अगर हम देखेंगे तो सोरिक पेशेंट का सिम्टोमेटोलॉजी अलग है, साइकोटिक पेशेंट का सिम्टोमेटोलॉजी अलग है, सिफिलिटिक पेशेंट का, और ट्यूबरकुलर पेशेंट है जहां सोरा और सिफिलिस का कॉम्बिनेशन है, और ऐसा पेशेंट जहां सोरा सिफिलिस साइकोसिस तीनों के मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स मियाज्म है। तो वहां पे और खास करके हमको ज्यादा सावधानी ये बरतनी होती है कि अगर साइकोटिक पेशेंट है और साइकोटिक प्रोमिनेंस में है और वो अस्थमेटिक है तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल केस हो जाता है। और वैसे पेशेंट को चूंकि फिजिकल के साथ साथ मेंटल सिम्टम्स कहीं न कहीं फ्लेयर अप होने लगते हैं और उसको उस तरीके से हमको ध्यान देना होता है। और हम फूड हैबिट से लेके, लाइफ स्टाइल से लेके, थर्मल रिलेशन से लेके, इन सब चीजों को जैसे ही एग्रीगेट करते हैं तो वहां हम कंफर्म हो जाते हैं कि पेशेंट सोरिक है, सिफिलिटिक है, साइकोटिक है या कॉम्प्लेक्स मियाज्म का है। और वो वहां पे जो अच्छे होम्योपैथ, प्रकृत होम्योपैथ हैं, वो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। जी सर। सर एक चीज और पूछना चाहेंगे हम कि अस्थमा पेशेंट का उपचार करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यद्यपि दवा चयन करते समय भी क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो आप बताएं। देखिए, अस्थमा एक तरह से एक्यूट इमरजेंसी भी है और क्रॉनिक नेचर का भी है। यहाँ पे दोनों व्यवहार एक ही साथ दिखाई देता है। तो जब भी आस्थमेटिक पेशेंट आए, और मैक्सिमम जैसे जो ट्यूबरकुलर डायथेसिस है जहां पे इम्यूनिटी कहीं ना कहीं हैंगअप कंडीशन में है, तो वैसे कंडीशन में जब भी आस्थमेटिक पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, जो एक्यूटनेस जो कंडीशन है आस्थमा पेशेंट का, मतलब एक्यूटनेस यानी कि शॉर्ट एंड सीवियरिटी। दूसरा, पेशेंट का कंडीशन, उसका इम्यून सिस्टम, उसका फिजिकल मेकअप, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर पेशेंट लीन थीन है, वीक है, एग्जॉस्टेड है, वाइटिलिटी लो है, हाईली ससेप्टिबल है, तो वैसे कंडीशन में हमको ध्यान ये रखना चाहिए कि सर्वप्रथम पेशेंट को अपनी दवा को टॉलरेट कर पाए, यानी कि जब हम गंभीरतम दवाओं का प्रयोग करें तो वो उन दवाओं के सहन की उसके अंदर शक्ति हो, पहले हमको इस योग्य पेशेंट को बना लेना होगा। दूसरा, कहीं ये पेशेंट चूंकि लाइफ थ्रेटनिंग होती है तो लाइफ थ्रेटन तो नहीं है, तो इसलिए ऐसे कंडीशन में हमें कोई भी एंटीमियाज्मेटिक या कोई भी गंभीर दवा देने के पूर्व सर्वप्रथम पेशेंट को एक्यूट पैलिएटिव मेडिसिन दे करके और उसके रोग की इंटेंसिटी को कम कर देना है, प्लस रोग की इंटेंसिटी को कम करने के साथ पेशेंट की इम्यूनिटी को बूस्ट कर देना है। अब जैसे मेरे गुरु थे डॉक्टर आईसी सिन्हा सर, तो जब भी आस्थमेटिक पेशेंट आते थे तो वो बोलते थे कि सर्वप्रथम 3 दवाएं जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है होम्योपैथी में, जिसमें 3 दवाओं में वो नाम लेते थे एमोनकार, इपिकाक और सेनेगा फॉर आस्थमेटिक पेशेंट। तो वो कहते थे कि पहले इन तीनों में से ढूंढ लो कोई कौन सी दवा है, और जैसे ही आप कंफर्म हो जाओ ऑन द ग्राउंड ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रेजेंट कंप्लेन, प्रेजेंट सिम्टम्स, तो आप पहले उस एक दवा का 30 पावर में रिपीटेड डोज दे करके और रोग की इंटेंसिटी को कम कर लें, पेशेंट की इम्यूनिटी को बूस्ट कर लें, और ये कंफर्म हो जाए कि अब पेशेंट आपकी थोड़ी गंभीर दवा को सहन कर सकता है, तब आप फिर नए सिरे से सेकेंड टाइम उसका प्रॉपर केस टेकिंग करें। तब तक पेशेंट लाभ में रहता है
आराम भी रहता है तो वो और अच्छे से आपको कोऑपरेट करके अपने सारे सिम्टम को दे पाता है, और तब आप उसको प्रॉपर तरीके से ऑन द ग्राउंड ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम, लॉ ऑफ सिमिलिया को आधार बना करके, और फिर प्रकृत दवा जो चयनित दवा हो उसका चयन करते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है आस्थमेटिक पेशेंट को और होम्योपैथिकली ट्रीट करने का। जी सर। तो सर हम जानना चाहेंगे कि अस्थमा पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे एवं क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए मैनेजमेंट करते समय। देखिए, अस्थमा पेशेंट की मैनेजमेंट का जो पक्ष, आपने बहुत अच्छा पक्ष उठाया है। मैनेजमेंट में आप पहले तो ये देखना होगा कि देश काल और परिस्थिति, पेशेंट की बिलोंगिंग क्या है, कैसे जगहों पे वो रहता है, इन बातों का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, डोमेस्टिक सिचुएशन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कहीं वो डैम्प सेलर्स पे तो नहीं है, कहीं वो ऐसे घर में तो नहीं रहता जहां पे डैम्पनेस बहुत ज्यादा है, कहीं वो ऐसे जगह पे तो नहीं रहता जहां पे डस्ट बहुत ज्यादा है, पत्थर वगैरह की जो कटिंग होती है, जहां पे बहुत ज्यादा प्लास्टिक की फैक्ट्रियां हैं या पेंट्स वगैरह का वर्क होता है। तो इस तरह की चीजें, अगर ऐसे कोई सिचुएशन है तो उन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और जो मेंटेनिंग कॉज है, एक्साइटिंग कॉज है, अगर कुछ एग्जिस्ट कर रही है तो उस कॉज को दूर करना होगा। साथ में ये देखना होगा कि पेशेंट की फूड हैबिट कैसी है, बहुत पुअर फूड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए, और ऐसी चीजें, ऐसे फूड्स जो कहीं ना कहीं एलर्जेंस को पैदा करते हैं, तो उन फूड्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। और साथ में ये भी देखना चाहिए कि फैमिली या अन्य में कोई अदर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट तो नहीं है और सब सारा चीज नहीं है। एक बात जो मैं और बताना चाहता हूं कि अक्सर अस्थमा के केस में यह देखते हुए पाया जाता है कि ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री में सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज अक्सर देखने को मिलता है, खास करके सोरिक और ट्यूबरकुलर पेशेंट में। वहीं दूसरा, साइकोटिक पेशेंट्स में हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन ऑफ ज्वाइंट्स पेन, खास करके कार्डियक अस्थमा वगैरह का जो पेशेंट होता है तो उसमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं कि ये मैनेजमेंट के पक्ष में है। और फाइनली, आप एक्यूट कंडीशन को जब आप मैनेज कर लें तो हमेशा ध्यान रखें कि हमें ऑलवेज प्रकृत होम्योपैथ यानी हैनिमैनियन सिद्धांत को ही लेके चलना होगा, और ऑन द ग्राउंड ऑफ हैनिमैनियन फिलॉसफी हमें सावधानी पूर्वक प्रकृत होम्योपैथ दवा का चयन करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि उस पेशेंट को आरोग्य प्रदान कर सके, जिसमें तीनों बातें, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और फूड एंड रेजिमेन लिविंग, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे की पूरक हैं। और जब कंप्लीट पैकेज के तौर पे जब इन सभी बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो ही हम ऐसे इमरजेंसी केसेस को बहुत प्यार से और बहुत पोलाइटली हैंडल कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सर ने अस्थमा को बहुत होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अलग वे में बताया है। तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।